ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाएं, कैंडलस्टिक्स चार्ट से स्टॉक मार्केट को एनालाइज करें। प्रीफेज। अपने 10 वर्षों के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में मैंने कई इंडिकेटर यूज किए, कई ट्रेडिंग सिस्टम्स सीखे, लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडिंग मेरे फेवरेट ट्रेडिंग सिस्टम्स में से एक है। अपनी इस पसंद को समझाने के लिए मैं कोई फैंसी बात नहीं कहना चाहता। इस सिस्टम के लिए मेरी फॉन्डनेस के 3 कारण हैं। पहला, मैंने इस सिस्टम को डेवलप किया है अपने तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके। दूसरा, इसे समझना आसान है और एग्जीक्यूट करना आसान है। आपको लाइव मार्केट के दौरान सिर्फ 5 मिनट की जरूरत है। तीसरा, ये रिजल्ट्स दिखाता है। आजकल मैं इस सिस्टम को कम यूज करता हूँ क्योंकि अब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने लगा हूँ। इसके अलावा मैं घूमने का शौकीन और ब्लॉगर हूँ और मैं अक्सर बहुत सारी एडवेंचरस चीजें करता हूँ, इसलिए मैं मार्केट आवर्स के बाद ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करता हूँ। हालांकि मैं इस तकनीक को कई लोगों को सिखा रहा हूँ जिन्हें मेरी एडवाइस से फायदा हुआ है। यदि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या एक बिजनेस पर्सन हैं जो अपने ट्रेड को 2 दिन से 2 सप्ताह तक होल्ड कर सकता है, तो ये किताब आपके लिए फायदेमंद होगी। बाकी सभी के लिए ये सिर्फ थोड़ी इंफॉर्मेशन का सोर्स है। मैंने केवल उन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम के लिए जरूरी हैं। आइए शुरू करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक बहुत ही अंडररेटेड टेक्निक है। ट्रेडिंग में कैसे जेन्युइन ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट के बीच अंतर करें, ये सवाल मेरे दिमाग में बहुत सालों से चल रहा है। पहले जब मैं एक सॉफ्टवेयर फर्म में काम कर रहा था, तब मैं वीकेंड्स में बहुत सी वर्कशॉप्स अटेंड करता था, केवल एक ही क्वेश्चन पूछने के लिए। तब मैं इस चीज को लेकर पूरी तरह से श्योर था कि अगर मैंने इस सवाल का जवाब पा लिया तो मुझे पोजिशनल और इंट्राडे ट्रेडिंग दोनों में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन मुझे ज्यादातर ट्रेनर्स से सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। एक ऐसे ही वीकेंड में मैं एक बार इंडिया के एक फेमस टेक्निकल ट्रेडर की 2 दिन के वर्कशॉप अटेंड करने गया था। मुझे लगा शायद इस बार मुझे अपने सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। वो ट्रेडिंग से रिलेटेड कई कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, लेकिन मैं अपने सवाल पूछने की फिराक में बैठा हुआ था। 1.5 दिन बाद भी मुझे उनसे पूछने का मौका नहीं मिला था। लंच और कॉफी ब्रेक के दौरान कई पार्टिसिपेंट्स उनको घेर लेते थे। समय बीता जा रहा था और मेरे पास केवल 1 घंटा बचा था। मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता था कि ट्रेनर्स संडे शाम को फ्लाइट पकड़ने के बहाने से जल्दी निकल जाते थे। वो अभी भी कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। इसलिए जब मुझे लगा कि मुझे अब ट्रेनर से Q&A सेशन में भी अपना डाउट क्लियरिफाई करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो मैंने हिम्मत जुटाई और उनकी स्पीच को बीच में इंटरप्ट करके उनसे सवाल पूछ लिया। मुझे लगा कि वो मुझे आंसर एक्सप्लेन करने के लिए चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सरप्राइज की बात ये थी कि उन्होंने प्रोजेक्टर को बंद कर दिया और सामने आए। फिर उन्होंने अपने मुंबई और वॉल स्ट्रीट ट्रेड से अपने बड़े बड़े कनेक्शंस के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे वो लार्ज क्वांटिटीज में शेयर लेते हैं और कैसे वो फुल मून या दिवाली जैसे शुभ दिन और सी लेवल राइज जैसी चीजें क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ध्यान में रखते हैं। फाइनली उन्होंने कंक्लूड किया कि किसी भी स्क्रिप्ट से ज्यादा ब्रेकआउट डेज किसी ऐसे अच्छे दिन से एसोसिएटेड होती हैं या एक अच्छा दिन किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट से एसोसिएटेड होता है। मैं इस जवाब से फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं खुद से गुस्सा था कि मैंने अपनी जिंदगी के 2 दिन बर्बाद कर दिए थे और मैंने तय किया कि मैं आगे चलकर ट्रेडिंग की कोई भी वर्कशॉप अटेंड नहीं करूंगा। ऐसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ मैं कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स में से एक रिमोट प्लेस पर चला गया। उस जगह एक पुराना टेम्पल था और वहां जाकर मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिल रही थी। दूसरे दिन सुबह मैं जल्दी उठ गया और वॉक पर निकल गया था। उस हाइक के बाद मैं टेम्पल में गया और कुछ समय के लिए मेडिटेट किया। फिर जब मैं गेस्ट हाउस वापस लौट रहा था, तब मैंने देखा कि एक मदर चिकन अपने बच्चों के साथ घूम रही थी। सारी बेबी चिक्स अपनी माँ को फॉलो कर रही थीं, पर केवल एक को छोड़कर। कभी कभी वही छोटी चिक पूरे ग्रुप को लीड कर रही थी और कभी कभी खुद ही ग्रुप से दूर जाने लगती थी। कभी मदर चिकन बाकी सब बेबी चिक्स के साथ उसको फॉलो कर रही थी। बिना किसी कॉन्शियस ख्याल के मैंने अपनी वॉक को रोका और उनकी एक्टिविटी को देखने लगा था। 1 मिनट में मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया था। मुझे ये अनबिलीवेबल लगा कि मैंने अपनी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया जो मुझे इतने सालों से परेशान कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली उस दिन मेरे पास अपना लैपटॉप नहीं था, पर मैं वहां रुक नहीं पा रहा था, जिस कारण मैंने
गेस्ट हाउस से चेकआउट कर लिया और सीधा अपने घर की तरफ ड्राइव करने लगा। ये 400 किलोमीटर ड्राइव थी और इसमें मैंने एक भी ब्रेक नहीं लिया था। जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही मैंने अपनी फाइंडिंग्स को चार्ट पर चेक करना शुरू कर दिया था। फॉर्चुनेटली मेरा आइडिया सही था। इस फर्स्ट चैप्टर के सिवाय पूरी बुक का कंटेंट एक सिंगल आइडिया का एक्सपेंशन है। ब्रेकआउट क्या है? इन्वेस्टोपीडिया वेबसाइट बताती है जब स्टॉक प्राइस एक डेफिनेट सपोर्ट या रेसिस्टेंट लेवल के बाहर एक इंक्रीज्ड वॉल्यूम पर मूव करती है तो वो ब्रेकआउट है। एक ब्रेकआउट ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन तब एंटर करता है जब स्टॉक प्राइस रेसिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करे या फिर शॉर्ट पोजीशन पर एंटर करता है जब स्टॉक सपोर्ट के नीचे चले जाता है। इमेज 1.1 अ ब्रेकआउट एग्जांपल, ब्रेक ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। जैसा कि आप इमेज 1.1 में देख सकते हैं कि रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन को प्राइस ने हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। वैसे ही जब सपोर्ट ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक करता है तो कुछ ही उससे ब्रेकडाउन की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। इसे सिंपल रखने के लिए हम केवल ब्रेकआउट पर फोकस करेंगे। फॉल्स ब्रेकआउट क्या है? एक फॉल्स ब्रेकआउट को एक फेल्ड ब्रेक की तरह भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। investopedia.com के अकॉर्डिंग फेल्ड ब्रेक की डेफिनेशन है, एक फेल्ड ब्रेक तब होता है जब प्राइस एक आइडेंटिफाइड लेवल ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस से मूव करता है पर उसमें इतना मोमेंटम नहीं होता कि वो अपना डायरेक्शन मेंटेन कर पाए, क्योंकि ब्रेकआउट की वैलिडिटी कंप्रोमाइज्ड हो जाती है और प्रॉफिट पोटेंशियल काफी ज्यादा कम हो जाए तो बहुत से ट्रेडर्स अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं। एक फेल्ड ब्रेक को आमतौर पर एक फॉल्स ब्रेकआउट के नाम से भी जाना जाता है। इमेज 1.2 अ फॉल्स ब्रेकआउट एग्जांपल। जैसा कि इमेज 1.2 में आप देख सकते हैं कि प्राइस ब्रेकआउट के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है, लेकिन ये अपने इस कोशिश में फेल हो गया और दूसरी साइड जाकर टूट गया। ये इंफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? मेरे ओपिनियन में हर ट्रेडर, चाहे वो इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल या स्कैल्पर हो, उससे पता होना चाहिए कि कैसे एक जेन्युइन ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट के बीच डिफरेंशिएट करना है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर ट्रेड की एंट्री और एग्जिट ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट के जरिए अपॉर्चुनिटी देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी ट्रेडिंग टेक्निक काम नहीं आएंगी। मेरा एक्सप्लेनेशन सही है अगर ट्रेडर एक बेस्ट एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट की तलाश में है। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में दो प्रकार की ग्रुप्स हैं। पहला स्मार्ट मनी और दूसरा डम्ब मनी। स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या बिग शार्क्स को रेफर करता है जिनके पास पैसा और इंफॉर्मेशन की ताकत है और वही मार्केट को डायरेक्शन और मोमेंटम देते हैं। डम्ब मनी नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर्स या रिटेल ट्रेडर्स को रेफर करता है जो अक्सर जल्दी पैसा कमाने के फिराक में रहते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि स्मार्ट मनी को फॉलो करना एक अच्छा आइडिया है? अगर हाँ तो स्क्रीन पर दिए गए चार्ट को गौर से देखिए। इमेज 1.3 एक्शन प्लान ऑफ स्मार्ट मनी डेली चार्ट। आप इस इमेज में देखेंगे कि स्मार्ट मनी ने सिग्निफिकेंट वॉल्यूम में खरीद कर फॉल होने से 3 बार बचाया, जिसके अलावा प्राइस 8 ट्रेडिंग डेज में ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेट हो गया। इससे 2 चीजें इंडिकेट होती हैं। पहला, स्मार्ट मनी इस प्राइस लेवल पर बेचने को तैयार नहीं है। दूसरी की डम मनी सेलिंग से एग्जॉस्ट हो चुका है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई जा रही इमेज 1.4 को देखेंगे तो इसमें साफ दिखता है कि स्मार्ट मनी के पास एक क्लियर एक्शन प्लान था। इमेज 1.4 एक्शन प्लान ऑफ स्मार्ट मनी डेली चार्ट रिजल्ट। तो ये हमेशा बेहतर होता है कि एंट्री तभी करें जब हमें स्मार्ट मनी से कंफर्मेशन मिल जाए। आप उनके साथ ट्रेड तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उनमें से एक ना हो। इसके अलावा एग्जिट प्लान करना भी बहुत सिग्निफिकेंट होता है। क्या आप अनुमान लगा पाएं कि स्मार्ट मनी कब एग्जिट कर रहा है? एक ट्रेडिंग सिस्टम को ऐसे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को अकोमोडेट करना चाहिए, क्योंकि किसी भी ट्रेड का फेट अपनी रेपुटेशन, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन पर डिपेंड नहीं करता। वो केवल एंट्री और एग्जिट पॉइंट ही तय कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग 3 क्रिटिकल कंपोनेंट्स से बनी है। 1, सही से प्रॉपर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना। 2, रियल ब्रेकआउट। 3, ट्रेड एग्जीक्यूशन। मैं इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में अलग से समझाऊंगा।
ट्रेंड लाइन बनाने से पहले किसी भी चार्ट पर ट्रेंड लाइन बनाने से पहले ये जरूर देखें कि वो कोई ऑपरेटर स्टॉक ना हो और साथ ही प्राइस एक्शन स्मूथ हो। दोनों ही केस में उन्हें अवॉइड करना बेहतर है क्योंकि अपना स्टॉप लॉस हिट करने की हाई प्रोबेबिलिटी है। कुछ एग्जांपल्स आगे दिए हैं। इमेज 2.1 प्राइस एक्शन स्मूथ नहीं है। एग्जांपल 1, अगर आप इमेज 2.1 देखें तो इसमें काफी सेलिंग विक्स और बाइंग विक्स हैं जो कि इस टाइप की ट्रेडिंग के लिए ठीक नहीं है। ये आपके बाय ऑर्डर या स्टॉप लॉस ऑर्डर को ट्रिगर कर सकता है और अपोजिट दिशा में जा सकता है। ऐसी स्क्रिप्टों को अवॉइड करना ही बेहतर है। इमेज 2.2 प्राइस एक्शन स्मूथ नहीं है। एग्जाम्पल 2, इमेज 2.2 में एक और एग्जाम्पल है। इसमें कई सारे गैप सिनेरियोज हैं जो इस प्रकार की ट्रेडिंग के लिए सुटेबल नहीं है। ऐसी स्क्रिप्टों को अवॉइड करना ही बेहतर है। इमेज 2.3 प्राइस एक्शन स्मूथ नहीं है। एग्जाम्पल 3, इमेज 2.3 में बहुत गैप्स देखने को मिलेंगे और ट्रेडिंग के कई दिनों पर कोई एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी। ये साफ दिखाता है कि कुछ ऑपरेटर्स इस स्टॉक को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसी स्क्रिप्टों को अवॉइड करना ही बेहतर है। मैं इस बुक को ऐसे यूजलेस चार्ट से नहीं भरना चाहता। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात क्लियर है। अगर आप किसी चार्ट को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप बाकी स्क्रिप्टों की तरफ बढ़ सकते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में ही ट्रेड करने का कोई रूल नहीं है। ट्रेंड लाइन क्या होता है? ट्रेंड लाइन वो सीधी लाइन होती है जिसे एक चार्ट पर 2 या 2 से ज्यादा प्राइस पीक्स को कनेक्ट करके बनाया जाता है। ये स्क्रिप्ट की ट्रेंड, सपोर्ट पॉइंट्स और रेजिस्टेंस पॉइंट्स को दिखाती है और ट्रेडिंग के अच्छे अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने में मदद करती है। एक ट्रेंड लाइन शब्दों से ज्यादा बोल सकती है। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए नीचे कुछ यूजफुल रेफरेंसेस दिए हैं। 1, प्राइस पीक्स। 2, ट्रेंड लाइन की स्लोप। 3, प्राइस ट्रेंड लाइन के मुताबिक होनी चाहिए। इस सिस्टम के लिए हमें 6 महीने से 1 साल वाले चार्ट्स देखने चाहिए क्योंकि हमारा मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड सिर्फ 2 हफ्तों का है। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि 1 साल के पहले क्या हुआ था क्योंकि हमारा होल्डिंग पीरियड कम है। साथ ही हमारा स्टॉप लॉस मैनेजमेंट प्रोसेस अहम प्राइस पॉइंट्स के किसी भी असर का ध्यान रख लेगा जो 1 साल के समय से पहले हुआ हो। प्राइस पीक्स। एक वैलिड ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपको कम से कम 2 पीक्स को कनेक्ट करना होगा। इमेज 2.4 सपोर्ट ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल। ऊपर बना चार्ट एक ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल है जिसमें 3 पिक्स कनेक्टेड हैं। इसे सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी कहा जा सकता है। इमेज 2.5 रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल। इमेज 2.5 एक ऐसे ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल दिखाता है जिसमें 5 पिक्स कनेक्टेड हैं। इसे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी कहा जा सकता है। किसी ट्रेंड लाइन को एक पावरफुल ट्रेंड लाइन माना जा सकता है जब वो ज्यादा पिक्स को कनेक्ट करें। इमेज 2.6 पावरफुल ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल। इमेज 2.6 में बना ट्रेंड लाइन पावरफुल है क्योंकि वो 8 पिक्स कनेक्ट करता है। हमें ये नोट करना चाहिए कि जब एक प्राइस किसी ट्रेंड लाइन से डिसाइसिव ब्रेक दिखाए तब वो अपोजिट तरफ एक तेज और बड़ा मूव देगा। ट्रेंड लाइन का स्लोप। आइडियली एक ट्रेंड लाइन जिसका स्लोप मीडियम स्लोप से कम यानी 45 डिग्री से कम हो वो एक सेफर बेट है क्योंकि ये एक हेल्दी ट्रेंड का साइन है। जैसे जैसे ट्रेंड लाइन का स्लोप बढ़ता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल की वैलिडिटी गिरती है। कम समय के दौरान किसी शार्प एडवांस या डिक्लाइन से एक स्टीप ट्रेंड लाइन बन जाती है। जो ट्रेंड लाइन ऐसे क्विक मूव्स से बनती है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ऑफर नहीं करेगी। अगर ट्रेंड लाइन 3 या 3 से ज्यादा वैलिड पॉइंट से भी कनेक्टेड हो तब भी ऐसी ट्रेड को लेना अच्छा आइडिया नहीं है। इमेज 2.7 एक स्टीप ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल। इमेज 2.7 एक स्टीप ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल दिखाता है। ये एक ट्रेंड का हेल्दी साइन नहीं है और बहुत संभावना है कि ये स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स का विक्टिम है। प्राइस को ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जब भी आप कोई ट्रेंड लाइन बनाएं, ये देखना जरूरी है कि प्राइस ट्रेंड लाइन की सभी पीकों का रिस्पेक्ट करे। इमेज 2.8 कई पीकों से रिस्पेक्टेड एक ट्रेंड लाइन। इमेज 2.8 एक ट्रेंड लाइन दिखाता है जो प्राइस की सारी पीक से रिस्पेक्टेड है, इसलिए ये एक पावरफुल ट्रेंड लाइन है। इमेज 2.9 ट्रेंड लाइन जो सारी पिक्स से रिस्पेक्टेड नहीं है।
इमेज 2.9 ऐसी ट्रेंड लाइन को दिखाता है जो प्राइस की सारी पिक से रिस्पेक्टेड नहीं है, इसलिए ये एक पावरफुल ट्रेंड लाइन नहीं है। हमेशा याद रखें कि ट्रेंड लाइन को बनाना एक कला है जो सब्जेक्टिव है और एक कला है। कभी किसी से किसी ट्रेंड लाइन के ऊपर बहस या आर्ग्यूमेंट्स न करें। ट्रेंड लाइन को बनाते समय पहले समझाए गए गाइडलाइंस को याद रखें। इस बुक में केवल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर और जोर देना चाहता हूं, क्योंकि ये बुक उन रिटेल ट्रेडर्स के लिए बनाई गई है जो कम कैपिटल यानी पूंजी से स्टार्ट करते हैं। कम कैपिटल की वजह से वो केवल इक्विटीज में अपने ब्रेकआउट ट्रेड्स को लेना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने के लिए मनी मैनेजमेंट रूल्स, जो मैं बाद में समझाऊंगा, के अनुसार अच्छा खासा कैपिटल लगता है। वो शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए ऑप्ट नहीं कर सकेंगे। मैं कुछ चार्ट्स आगे दिखाऊंगा, सिर्फ ये इंडिकेट करने के लिए कि मैं अभी तक दिए गए रूल्स के मुताबिक कैसे ट्रेंड लाइंस बनाना पसंद करता हूं। इमेज 2.10 ब्रेकआउट का एग्जांपल 1, इमेज 2.11 ब्रेकआउट का एग्जांपल 2, इमेज 2.12 ब्रेकआउट का एग्जांपल 3, इमेज 2.13 ब्रेकआउट का एग्जांपल 4, इमेज 2.14 ब्रेकआउट का एग्जांपल 5। अब तक आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि किस प्रकार की स्क्रिप्ट आप ढूंढ रहे हैं और सॉलिड ट्रेंड लाइंस कैसे बनाते हैं। समरी: ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हम सिर्फ डेली चार्ट्स देखते हैं जिनका समय 6 महीने से 1 साल तक हो। हम उन चार्ट्स को कंसीडर नहीं करते जिनका स्मूथ प्राइस एक्शन ना हो। जब एक ट्रेंड लाइन ज्यादा पीक्स को कनेक्ट करती है, वो एक डोमिनेंट ट्रेंड लाइन बन जाती है और ऐसी ट्रेंड लाइन का ब्रेक बड़े मूव्स देता है। ट्रेंड लाइन का स्लोप 45 डिग्री से कम होना चाहिए। प्राइस को ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट सारी पीक पॉइंट्स पर करना चाहिए। ट्रेंड लाइन को बनाना एक कला है जो कि सब्जेक्टिव है, इसलिए इस पर किसी से डिबेट करने की जरूरत नहीं है। 60 सेकंड में जेन्युइन ब्रेकआउट को कैसे डिसाइड करें। एक ट्रेडिशनल ब्रेकआउट ट्रेडिंग तकनीक है कि जब भी प्राइस वॉल्यूम्स के साथ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करें या फिर जब मौजूदा कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करें, तब लॉन्ग ट्रेड में एंटर करना। ये आइडिया थ्योरी में अच्छा दिखता है, लेकिन प्रैक्टिकली अच्छे रिजल्ट्स लाना मुश्किल है। अब हम कुछ चार्ट्स देखेंगे। इमेज 3.1 ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट एग्जांपल 1। अगर आप इमेज 3.1 को देखें, प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुई है। क्या आपको लगता है कि ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है? ये ना भूलें कि हम ब्रेकआउट कैंडल की बड़ी सेलिंग विक, बड़ी ऊपरी शैडो को इग्नोर कर रहे हैं। ये दिखाता है कि सेलिंग अभी के प्राइस लेवल पर स्ट्रांग है, शायद स्मार्ट मनी से। जब तक प्राइस सेलिंग को नकारता नहीं है, वो ऊपर नहीं जा सकता और सेलिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसे कुछ समय की जरूरत है। इसलिए फॉल्स ब्रेकआउट की संभावना काफी ज्यादा रहती है। इमेज 3.2 में आप रिजल्ट देख सकते हैं। इमेज 3.2 ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट एग्जांपल 1 रिजल्ट। इमेज 3.3 ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट एग्जांपल 2 रिजल्ट। एक बार फिर से इमेज 3.3 में प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो रहा है, लेकिन सेलर्स की तरफ से उल्टा रिस्पांस है, जिस वजह से एक बड़ा विक बना है। यह दिखाता है कि फॉल्स ब्रेकआउट की संभावना काफी ज्यादा है और हम ये रिजल्ट इमेज 3.4 में देख सकते हैं। इमेज 3.4 ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट एग्जांपल 2 रिजल्ट। इमेज 3.5 ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट एग्जांपल 3 रिजल्ट। इमेज 3.5 में एक और एग्जांपल है जहां प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो रहा है, लेकिन सेलर से उल्टा रिस्पांस है, जिस वजह से एक बड़ा विक बना है। यह दिखाता है कि फॉल्स ब्रेकआउट की संभावना काफी ज्यादा है और हम ये रिजल्ट इमेज 3.6 में देख सकते हैं। इमेज 3.6 ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट एग्जांपल 3 रिजल्ट। फिर रियल ब्रेकआउट को अलग क्या करता है? प्लीज एक पेन और पेपर का टुकड़ा निकाल लें। जो आप आगे सीखने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे हमेशा याद रखने की जरूरत है। आगे बताई गई 4 चीजें किसी रियल ब्रेकआउट को फेक ब्रेकआउट से अलग करने के लिए जरूरी हैं। 1. एक बड़ा ब्रेकआउट कैंडल। 2. क्विक टाइम। 3. दूसरी पार्टी के रिस्पॉन्स का अभाव। 4. अच्छा वॉल्यूम। अभी कोई कंक्लूजन ना निकालें। इस चैप्टर और अगले चैप्टर को पूरा सुने, जो कि एग्जीक्यूशन के पहलुओं को खुले दिमाग से कवर करते हैं, और फिर अपना कंक्लूजन बनाएं। एक बड़ा ब्रेकआउट कैंडल
जैसा कि नाम से पता चलता है, ब्रेकआउट एक बड़े कैंडल के साथ होना चाहिए, क्योंकि अहम प्राइस लेवल्स पर स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट हमारे केस में रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर या उसके पास हमेशा बड़े मूव में ही रिजल्ट करेगा। इमेज 3.7 एक बड़ा ब्रेकआउट कैंडल, एग्जांपल 1। इमेज 3.8 एक बड़ा ब्रेकआउट कैंडल, एग्जांपल 2। उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के एवरेज कैंडल साइज की तुलना में इमेज 3.7 और 3.8 में ब्रेकआउट एक बड़े कैंडल के साथ हुआ है। क्विक टाइम, मैंने ये पैरामीटर फेक वालों को बाहर फिल्टर करने के लिए इंक्लूड करा है। अक्सर ट्रेडर्स कुछ ऐसे स्क्रिप्टों को कंसीडर करते हैं जिनमें प्राइस छोटे कैंडल्स के साथ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के बाहर मूव कर जाता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब वो एक इनवैलिड या कम पावरफुल ट्रेंड लाइन बना देते हैं। इस सिस्टम में हम हमेशा डेली चार्ट को देखते हैं, इसलिए ब्रेकआउट एक ही दिन में होना चाहिए। हम उन स्क्रिप्टों को कंसीडर नहीं करते जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद कैंडल्स की छोटी रेंज दिखाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसी स्क्रिप्ट बड़ा मूव नहीं करेगी, लेकिन वो इस सिस्टम के स्कोप से बाहर है। याद रखें, कोई भी सभी बड़े मूव्स को नहीं पकड़ पाएगा। आपके पास एक क्लियर डेफिनेशन वाला सिस्टम होना चाहिए और ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आप कम इमोशंस के साथ ट्रेंड्स ले पाएंगे। आगे कुछ इमेजेस हैं जो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होते हैं। इमेज 3.9 क्विक टाइम कॉन्सेप्ट का फेलियर, एग्जांपल 1। इमेज 3.10 क्विक टाइम कॉन्सेप्ट का फेलियर, एग्जांपल 2। इमेज 3.9 और 3.10 ऐसे एग्जाम्पल दिखाते हैं जिनमें प्राइस ने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करने के बाद छोटे कैंडल्स डिस्प्ले करे हैं। ऐसी स्क्रिप्टों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अपोजिट पार्टी के रिस्पांस का अभाव, ये खास क्वालिटी ट्रेडिशनल ब्रेकआउट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट से स्टैंड आउट करती है। जब हम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को ढूंढते हैं, अगर वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट होता है तो सेलर्स गायब होने चाहिए या स्मार्ट मनी किसी भी सेलिंग को अब्सॉर्ब करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। इसका यह मतलब है कि हमें ब्रेकआउट कैंडल पर बड़ी सेलिंग विक देखना नहीं पसंद है, क्योंकि ये सीरियस सेलिंग की मौजूदगी को दिखाता है। इमेज 3.11 सेलिंग विक का अभाव, एग्जांपल 1। इमेज 3.12 सेलिंग विक का अभाव, एग्जांपल 2। इमेज 3.11 सेलिंग विक का पूरा एब्सेंस दिखाता है, जो साफ तौर पर स्मार्ट मनी के इरादे को दर्शाता है। इमेज 3.12 छोटी सी सेलिंग विक की मौजूदगी दिखाता है। ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि सेलिंग विक का साइज कैंडल के साइज की तुलना में लगभग ना के बराबर है। ये डिसाइड करने के लिए कॉमन सेंस यूज किया जा सकता है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रेफरेंस चाहिए तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि सेलिंग विक कैंडल की पूरी बॉडी से 20% कम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर दिन का लो 100 और हाई 110 है, तब दिन का क्लोज 108 के ऊपर होना चाहिए था। दिन का रेंज 10 पॉइंट्स है और दिन के रेंज का 20% 2 पॉइंट्स है। इमेज 3.13 सेलिंग विक की मौजूदगी, एग्जाम्पल 1 ब्रेकआउट के लिए सूटेबल नहीं है। इमेज 3.13 ब्रेकआउट कैंडल पर सेलिंग विक का काफी अमाउंट दिखाता है, इसलिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ये एक पिक नहीं है। इमेज 3.14 सेलिंग विक की मौजूदगी, एग्जाम्पल 2 ब्रेकआउट के लिए सुटेबल नहीं है। इमेज 3.14 भी ब्रेकआउट कैंडल पर सेलिंग विक का काफी अमाउंट दिखाता है, इसलिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ये एक पिक नहीं है। अच्छा वॉल्यूम, ये समझना आसान है और कंफर्मेशन लेना जरूरी है कि स्मार्ट मनी ब्रेकआउट सिनेरियो में शामिल है। इमेज 3.15 अच्छा वॉल्यूम, एग्जाम्पल 1। इमेज 3.16 अच्छा वॉल्यूम, एग्जाम्पल 2। अगर आप इमेज 3.15 और 3.16 को देखें, ब्रेकआउट कैंडल्स को वॉल्यूम में अच्छा स्पाइक मिला है, जो स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है। प्लीज नोट करें कि ऐसी स्क्रिप्टों को उठाना हमेशा अच्छा आइडिया है, जो ब्रेकआउट से पहले कुछ दिनों का कंसोलिडेशन दिखाती है। ये सेलर्स को एक मौका देता है और शॉर्ट्स बिल्डअप को दर्शाता है। ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दिखाता है कि सेलर्स फेल हो चुके हैं और अब कवर के लिए भाग रहे हैं। ऐसे स्क्रिप्टों में सफलता के चांसेस ज्यादा रहते हैं। समरी, सक्सेस पाने के लिए रियल ब्रेकआउट्स को फिल्टर करना बहुत जरूरी है। एक रियल ब्रेकआउट की पहली क्वालिटी ये है कि वो एक बड़े कैंडल के साथ होना चाहिए। दूसरी क्वालिटी ये है कि ब्रेकआउट को हमेशा क्विक टाइम समय में आना चाहिए। डेली चार्ट पर
इसे ब्रेकआउट क्राइटेरिया को एक दिन में डिस्प्ले करना चाहिए। दूसरी पार्टी के रिस्पांस का अभाव तीसरी क्वालिटी है, जो और कुछ नहीं बल्कि हमारे सिस्टम में ब्रेकआउट कैंडल्स पर सेलिंग विक का एब्सेंस है। चौथी क्वालिटी यह है कि ब्रेकआउट कैंडल को अच्छा वॉल्यूम मिलना चाहिए। ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यदि